और खबरों को विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरों को, पहले शॉर्ट में और फिर आगे आपको विस्तार से खबर समझाएंगे। आज बुलेटिन में सबसे पहले बात, बिहार चुनाव में नेहरू का क्या काम है, पाक पर शाह की दहाड़ आपको समझाएंगे। इसके बाद बात होगी कोटा सुसाइड पर सुप्रीम फटकार की और एसपी की शपथ से सुप्रीम कोर्ट हैरान क्यों, यह भी आपको बताएंगे। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि नेहरू परिवार के लोग देश का खाते हैं और दूसरे का गुण गाते हैं। दिलीप जायसवाल के बयान पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। खाते हैं हिंदुस्तान का और पाकिस्तान और चीन का गुणगान करते हैं। दिलीप जायसवाल जी तो नेहरू परिवार के पैर का धोवन भी नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही अभी कई महीनों की देरी है, लेकिन बयानबाजी चरम पर पहुंच चुकी है। अब तो बिहार के चुनाव में नेहरू की भी एंट्री हो गई है। नेहरू परिवार को गुलामी का शासन में रहने की आदत लग गई थी, तो नेहरू का परिवार दूसरे देश के लोगों का ज्यादा समर्थक बन जाता। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि नेहरू परिवार के लोग देश का खाते हैं और दूसरों का गुण गाते हैं। क्या कि ये नेहरू परिवार को गुलामी का शासन में रहने की आदत लग गई थी, तो नेहरू का परिवार दूसरे देश के लोगों का ज्यादा समर्थक बन जाता है, पाकिस्तान का, चीन का। ये लोग सब नमक हराम हैं, देश का खाते हैं और दूसरे का गुण गाते हैं। दिलीप जायसवाल ने नेहरू का जिक्र क्यों किया वो भी आपको समझाएंगे, लेकिन पहले दिलीप जायसवाल के बयान पर तेज हुई बयानबाजी को सुन लीजिए। और शहीदों के लिए इस तरह से बोलना, ये भारतीय जनता पार्टी का डीएनए रहा है। दिलीप जायसवाल जी तो नेहरू परिवार के पैर का धोवन भी नहीं। कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं का कहना है कि नेहरू परिवार ने देश के लिए कितना किया ये हर कोई जानता है। बीजेपी नेताओं के पास मुद्दे की कमी है तो कुछ भी बोल रहे हैं। जो फिजूल की बातें करना है तो बीजेपी से आप फिजूल की बात कर सकते हैं, उनसे काम की कोई चर्चा नहीं कर सकते। हालांकि जेडीयू के नेताओं को लगता है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने जो कहा वो बिल्कुल सही है। गांधी नेहरू परिवार का कब्जा रहा, परिवारवाद और वंशवाद की पोषक यह पार्टी बनी रही, पारिवारिक कुनबे से कभी बाहर ही नहीं निकल पाएगी। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए सीज फायर के बाद से राहुल गांधी लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। यहां तक पूछ चुके हैं कि सरकार बताए कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को कितने फाइटर जेट का नुकसान हुआ। राहुल गांधी के इन बयानों को कोट कर पाकिस्तानी मीडिया दिखा रही है और इन बयानों के जरिए पाकिस्तान के नेता भारत पर निशाना साध रहे हैं, जिसको लेकर दिलीप जायसवाल ने नेहरू परिवार पर निशाना साधा है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब खबर को समझ लेते हैं। देखिए, राहुल गांधी पर दिलीप जायसवाल ने आज निशाना साधा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने राहुल गांधी को लेकर कई बातें कही, जिसमें दिलीप जायसवाल ने राहुल गांधी को नमक हराम बताया और उन्होंने कहा कि नेहरू परिवार को गुलामी की आदत लग गई है। इसके साथ ही दिलीप जायसवाल ने यह भी कहा कि देश का खाते हैं और पाकिस्तान का गुण गाते हैं। अब आप समझिए कि दिलीप जायसवाल ने राहुल गांधी पर आखिर निशाना क्यों साधा। तो सीज फायर के बाद राहुल गांधी ने पीएम मोदी से कई सवाल किए, जिसमें पीएम मोदी के भाषण को राहुल गांधी ने खोखला बताया। पीएम मोदी ने भारत के सम्मान से समझौता किया, ये आरोप लगाया। और इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी का खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों गर्म होता है। दिलीप जायसवाल का कहना है कि राहुल गांधी के बयान को पाकिस्तानी मीडिया दिखा रहा है और पाकिस्तानी मीडिया में राहुल गांधी की चर्चा हो रही है। ऐसे सवालों से भारत का पक्ष कमजोर हो रहा है और पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को बल मिल रहा है। यही वजह है कि दिलीप जायसवाल ने कहा कि नेहरू परिवार को गुलामी की आदत लग गई है, देश का खाते हैं और पाकिस्तान का गुण गाते हैं।
और इसको लेकर बिहार की सियासत गरमाई रही, जिस पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की सेना ने पाकिस्तान को हर मोर्चे पर करारा जवाब दिया। पीएम मोदी ने राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट के जरिए एक बार फिर से विकास और शांति का संदेश दिया, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर देश की सैन्य ताकत का डंका बजाया है। गृह मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तब बना जब हमारे प्रधानमंत्री की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, हमारी खुफिया एजेंसियों की सटीक जानकारी और सेना की मारक क्षमता का अद्भुत प्रदर्शन एक साथ आए। जब ये तीनों एक साथ आए तो ऑपरेशन सिंदूर बना। आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। आतंकवाद के खिलाफ भारत निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट में पहुंचे पीएम मोदी ने कहा कि देश के विकास के लिए शांति पहली शर्त है। उन्होंने साफ लहजे में दोहराया कि उनकी सरकार आतंकवाद और माओवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए सबसे जरूरी है शांति और कानून व्यवस्था। आतंकवाद हो या अशांति फैलाने वाले माओवादी, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है। दूसरी ओर दिल्ली के विज्ञान भवन में बीएसएफ के एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जिक्र करते हुए कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। अमित शाह ने कहा कि जब से मोदी जी की सरकार बनी है तब से 3 बड़े आतंकी हमले हुए और तीनों बड़े आतंकी हमले का करारा जवाब दिया गया है। हमने गोली का जवाब गोले से दिया। ऑपरेशन सिंदूर ये उसका जवाब है। आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है। एक तरफ पूर्वोत्तर में शांति और विकास की नई कहानी लिखी जा रही है, तो दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सैन्य ताकत का लोहा मनवाया है, जिसका जिक्र हर कोई कर रहा है। यह भारत की उस अटल नीति का प्रमाण है जो आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस और विकास के लिए अटूट संकल्प पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप पाकिस्तान पर अमित शाह की दहाड़ को समझिए। देखिए, पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, जिसके जवाब में भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। पाकिस्तान में आतंकी अड्डे तबाह कर दिए गए। पाकिस्तान ने गुस्ताखी की तो कई एयरबेस भी तबाह कर दिए गए। अमित शाह का साफ साफ कहना है कि आतंक पर भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति है। हमने गोली का जवाब गोले से दिया है और हमने पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया और हम आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं। यही वजह है कि अमित शाह की तरफ से आज पाकिस्तान को जवाब भी दिया गया। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। राजस्थान के कोटा में पढ़ाई के दबाव में छात्रों की आत्महत्या पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। कोर्ट ने राजस्थान सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा कि आखिर एक ही शहर में इतने छात्र क्यों आत्महत्या कर रहे हैं और आप लोग इसको रोकने के लिए क्या कर रहे हैं। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। राजस्थान का कोटा, जिसे इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करने वाले छात्रों का हब माना जाता है, लेकिन कुछ दिनों से ये शहर छात्रों के सुसाइड की वजह से चर्चा में है। स्टूडेंट्स सुसाइड मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए राजस्थान सरकार को कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा, कोटा में इस साल अब तक 14 स्टूडेंट्स सुसाइड कर चुके हैं। आप एक राज्य के तौर पर इसे लेकर क्या कर रहे हैं? स्टूडेंट्स कोटा में ही क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? एक राज्य के तौर पर क्या आपने इस पर कोई विचार नहीं किया? इस तरह के सुसाइड के मामलों के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया था, वो क्या कर रही है? सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी कोटा में छात्रा का शव मिलने और आईआईटी खड़गपुर के छात्र के सुसाइड मामले की सुनवाई के दौरान की।
आपको बता दें 4 मई को नीट एग्जाम से कुछ ही घंटे पहले कोटा के हॉस्टल में 17 साल की छात्रा का शव मिला था। 4 मई को ही आईआईटी खड़गपुर में पढ़ने वाले 22 साल के स्टूडेंट ने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगा ली थी। इन्हीं दोनों मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 6 मई को स्वतः संज्ञान लिया था। अब इस मामले में सुनवाई करते हुए देश की सर्वोच्च अदालत ने राजस्थान सरकार से इस मामले में जवाब तलब किया है। अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी। कोटा में इस साल अब तक 14 बच्चों ने खुदकुशी की है, यानी सिर्फ 5 महीने में 14 बच्चों ने अपनी जान दे दी। इसमें से 2 बच्चे बिहार के भी रहने वाले थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब खबर को समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये बता दें कि कोटा में हो रहे सुसाइड केस के मामले में बहुत ज्यादा गंभीर हो चुका है और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्वतः संज्ञान लिया गया। अब आपके दिमाग में सवाल घूम रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर फटकार क्यों लगाई। तो आपको बता दें कि राजस्थान में सुसाइड के पिछले 5 साल के आंकड़ों पर अगर नजर डाली जाए तो पता चलता है कि ये 186% बढ़ गया है और इसमें सबसे ज्यादा सुसाइड के मामले छात्रों से जुड़े हुए हैं। कोटा में 5 साल के अंदर 72 छात्र सुसाइड कर चुके हैं और सिर्फ इस साल के 5 महीने की बात करें तो इन 5 महीनों में 14 छात्रों ने सुसाइड किया है और इनमें सबसे ज्यादा छात्र बिहार के रहने वाले हैं। सुसाइड के प्रतिशत पर अगर नजर डालेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि किसानों से ज्यादा सुसाइड के केस छात्रों से जुड़े हुए हैं। किसानों के सुसाइड का प्रतिशत 6.6% है तो छात्रों के सुसाइड का प्रतिशत 8% है और इन्हीं सुसाइड केस की वजह से राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और सरकार से सवाल किया कि आप एक राज्य के तौर पर इसे लेकर क्या कर रहे हैं। स्टूडेंट्स कोटा में ही क्यों आत्महत्या कर रहे हैं। सवाल ये भी कि एक राज्य के तौर पर क्या आपने इस पर कोई विचार नहीं किया। सुसाइड के मामलों के लिए गठित एसआईटी क्या कर रही है, ये वो सवाल जो सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार से पूछे हैं। अब छात्रों की सुसाइड के पीछे की वजह को भी समझ लेते हैं। देखिए, इसके पीछे की वजह यह भी बताई जाती है मार्क्स और रैंक का दबाव होना। करियर को लेकर परिवार और शिक्षक का छात्रों पर दबाव होना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी एक कारण माने जाते हैं। रैगिंग और बुलिंग भी इनमें एक कारण बताया जाता है। इसके साथ ही भेदभाव करना, भेदभाव की वजह से भी जो छात्र हैं वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। आर्थिक समस्याएं भी इसके पीछे एक बड़ी वजह मानी जाती है। बदलता पारिवारिक ताना बाना भी एक बड़ा वजह माना जा रहा है। इसके साथ ही इमोशनल नेग्लेक्ट करना भी एक बड़ी वजह है। साथ ही साथ सामाजिक उदासीनता, ये वो कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ आधार हैं जो इसमें बताए जाते हैं। मानसिक विकार का पता ना चलना और इसका पूरा सोर्स है IC3 रिपोर्ट 2024 के मुताबिक ये माना जाता है कि इन सब वजहों से जो छात्र हैं वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। इन सुसाइड की घटनाओं को रोकने के लिए 2024 में शिक्षा मंत्रालय ने एक गाइडलाइन भी जारी की थी। कोचिंग सेंटर्स के लिए गाइडलाइंस जारी की और फिर भी सुसाइड के मामले नहीं रुके। सुसाइड रोकने के लिए सरकार ने नियम भी बनाए। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 में एंटी रैगिंग मेजर्स भी बना, स्टूडेंट काउंसलिंग सिस्टम भी बनाए गए। इसके साथ ही गेट कीपर्स ट्रेनिंग फॉर सुसाइड प्रिवेंशन बॉय और कई ऐसे स्टेप्स लिए गए सरकार की तरफ से ताकि इसमें कमी लाई जा सके। लेकिन फिर भी सवाल यही उठ रहा है कि सरकार की तरफ से इतने स्टेप्स लेने के बाद भी आखिर सुसाइड केस में रोक क्यों नहीं लग रही है। और यही वजह रही कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीर मामला मानते हुए राजस्थान सरकार को फटकार लगाई है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। समस्तीपुर के चर्चित पूर्व मुखिया शशिनाथ झा उर्फ शशि झा हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने समस्तीपुर पुलिस अधीक्षक को तलब किया है। समस्तीपुर के एसपी सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर हत्या के आरोपियों की जमानत का समर्थन किया है।
जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानगी जताई और समस्तीपुर एसपी को तलब किया है। बिहार के एक आईपीएस अधिकारी आजकल सुर्खियों में है। ये अधिकारी है समस्तीपुर के एसपी अशोक मिश्रा। समस्तीपुर के एसपी ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर हत्या के आरोपियों की जमानत का समर्थन किया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई है और कोर्ट ने समस्तीपुर एसपी को तलब किया है। तो निश्चित रूप से जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो संज्ञान लिया गया है, यह काफी गंभीर विषय है। पुलिस अधीक्षक को इस पे अब जवाब देना होगा। दरअसल ये समस्तीपुर के बकरी बुजुर्ग गांव में 6 अगस्त 2021 को हथियार बंद 8 लोगों ने पूर्व मुखिया शशिनाथ झा उर्फ शशि झा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस जांच के बाद ट्रायल कोर्ट ने सबूतों के आधार पर उन्हें दोषी ठहराया। दोषियों ने हाई कोर्ट में सजा के खिलाफ अपील की, जिसने 11 दिसंबर 2024 को 5 आरोपियों को उनकी अपील के लंबित रहने तक जमानत दे दी, जिसके बाद शशिनाथ झा की विधवा ने सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत रद्द करने की मांग की। इसके बाद कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस जारी किया। राज्य की ओर से समस्तीपुर के एसपी ने जवाब दाखिल किया। विधवा के वकील ने जस्टिस एहसनुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस प्रशांत के मिश्रा की बेंच का ध्यान एसपी के हलफनामे की ओर खींचा और कहा कि पुलिस दुर्भाग्यवश आरोपियों को जमानत देने का समर्थन कर रही है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई है। न्यूज 18 की टीम ने समस्तीपुर पुलिस अधीक्षक का पक्ष जानने की कोशिश की, तो उन्होंने ऑफ कैमरा बताया कि शपथ पत्र डालने में गलती हुई है, इसकी वजह से इस तरह का मामला बना है। न्यायालय ने 2 महीने का समय दिया है, इस दौरान फिर से शपथ पत्र दायर किया जाएगा। न्यूज 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। अब आप शशिनाथ झा हत्याकांड को पहले समझिए, फिर इस पूरे मामले को आपको बताएंगे। देखिए, इस हत्याकांड में 8 आरोपी बनाए गए थे और पूर्व मुखिया थे शशिनाथ झा। चुनाव को लेकर उनकी हत्या कर दी गई थी। 6 अगस्त 2021 को उनकी हत्या हुई थी। इसके अलावा इस पूरे मामले में जब जांच पड़ताल हुई तो इस हत्याकांड में 8 आरोपी बनाए गए, मतलब 8 लोगों पर हत्या करने का आरोप लगा था। ट्रायल कोर्ट ने 8 आरोपी को दोषी भी माना था। इसके बाद 11 दिसंबर 2024 को हाई कोर्ट से 5 आरोपियों को जमानत मिल गई। उसके बाद जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका हुई। सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार को फिर नोटिस भेजा गया और सरकार की ओर से एसपी ने ही जवाब दिया। जो जवाब मिला उससे एसपी चर्चा में है। अब एसपी क्यों चर्चा में है, आप ये भी समझ लीजिए। देखिए, शपथ पत्र में आरोपी के पक्ष में खड़े दिखे एसपी और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर हैरानी जताई। समस्तीपुर एसपी को सुप्रीम कोर्ट ने तलब भी किया है। इसके साथ ही जब उनसे उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई तो न्यूज 18 से उन्होंने कैमरे पे तो नहीं बात किया, लेकिन ऑफ द कैमरा एसपी का कहना है कि शपथ पत्र डालने में गलती हो गई है, नया शपथ पत्र अब दाखिल करेंगे। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जो समस्तीपुर के एसपी हैं वो जरूर चर्चा में बने हुए हैं और उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तलब किया गया है। और